का सवाल नहीं, उससे पहले एक मुद्दा वो है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेकर के। पिछले दिनों कई साल पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आया था, ताकि उसमें आप उसके यूनिट को खरीद रहे हैं तो वो पैसा उस सेक्टर में लगेगा। अब इसमें लोगों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें अच्छी खासी कमाई हो रही होगी। कमाई की बात तो छोड़ दिया जाए, मैं पूछूं टैक्स के लिहाज से किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी हाँ, REIT और इन्वेट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग इसलिए कहा क्योंकि 3-4 तरीके की इसमें से इनकम आती है और यहीं से टैक्स का मुद्दा आता है। पहली इनकम आती है आपकी जो इस पर डिविडेंड आता है, और ये मैं बता दूं कि कैसे। ये एक ट्रस्ट होती है, उसके आगे एक SPV होता है जिसको हम स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। वो एक कंपनी होती है, तो ट्रस्ट उस कंपनी को होल्ड करती है। वो कंपनी आगे बहुत सारे निवेशकों से रियल एस्टेट एसेट्स में करती है, तो वहां से उस कंपनी से डिविडेंड आता है। ध्यान दीजिएगा लक्ष्मण, उस कंपनी से ट्रस्ट को डिविडेंड आता है जो कि लोगों में बांट दिया जाता है। उस कंपनी से ट्रस्ट को इंटरेस्ट भी आता है क्योंकि कई बार वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रियल एस्टेट के लगाती है। उसी से रेंटल भी आता है क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में वो SPV लगाती है, और उसी से लक्ष्मण कैपिटल गेन भी आता है क्योंकि जब वो उस प्रॉपर्टी को बेचती है तो आप देखिए इससे 4-4 अलग अलग किस्म के रिटर्न आते हैं। तो लोगों के मन में सवाल हो जाता है कि भाई टैक्स कैसे लगेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट शो तो है नहीं, तो मैं तो इस गहराई में तो मैं जाऊंगा नहीं कि आपको करना चाहिए नहीं करना, पर अगर आप REIT या इन्वेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो आपको डिविडेंड आ रहा है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, IFOS में या IFS जो भी आप बोलते हैं। जो आपको इसमें से इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। रेंटल आ रहा है तो रेंटल पे 10% TDS भी कट जाता है, वो भी रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। अच्छा। और आपको कल को इसमें से कैपिटल गेन आ रहा है, तो कैपिटल गेन इसका कैपिटल गेन की तरह ट्रीट होगा, और क्योंकि ये ट्रेड की जाती है तो बाकायदा जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड का ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, वैसे ही ट्रीटमेंट आएगा। और लक्ष्मण एक 5वां भी आता है इसमें रिटर्न, आप हैरान होंगे, वो आता है आपका रीपेमेंट। अब मान लीजिए आपने उस SPV ने कुछ बेचा और जो पैसा लगा था वो ट्रस्ट को वापस कर दिया, तो वो पैसा लोगों को बांट दिया जाता है। वो कैपिटल है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो 5 तरीके के रिटर्न रिट और इन्वेट से आते हैं। अब पांचों पे हिसाब अलग अलग, मतलब 2-3 तो अलग कैटेगरी में आते हैं। और आपको ध्यान देना, ये बड़ा यूनिक इन्वेस्टमेंट है जिसमें इतने प्रकार के लक्ष्मण रिटर्न आ रहे हैं कि कभी इस पे अलग से मैं समझता हूं आपके चैनल पे चर्चा करेंगे। हालांकि वो निवेश का मामला हो जाता है, टैक्स का नहीं, परंतु टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको कहां दिखा रहे हैं अगर आप रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। लेकिन इंटरेस्टिंग है ना कि आपको अलग अलग चीजों में आ रहा है, तो आप ऐसा है सारे पैसे पे एक समान टैक्स नहीं देना, टैक्स बचाने की यही इसका पर्पस, यही इसकी खूबसूरती है, और यही वजह है कि लोग इसमें दिलचस्पी काफी ज्यादा ले रहे हैं। ऐसा करते हैं कि एक सवाल ले लेते हैं पीयूष शाह साहब का। पीयूष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष जी नमस्कार, बताएं। आपका तो बहुत ही बढ़िया है और पसंद पड़ता है सुनने के लिए और आप लोग से ज्ञान पाने के लिए। चलिए बहुत धन्यवाद। बताएं क्या उलझन है? मेरा एक क्वेश्चन था। मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ, 62 इयर्स की एज है जी। मैंने 2017 से 2020 के बीच में डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया था फॉर माई रिटायरमेंट कॉर्पस। अभी जो बजट में 1-2 साल पहले कुछ चेंजेस आए। पहले क्या था कि डेट फंड जब रिडीम करते थे तो कैपिटल गेन का हमें एडवांटेज, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा था कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। वो शायद कुछ चेंजेस आया इसमें, तो मुझे वो जानना था कि 2023 के पहले जो भी इन्वेस्टमेंट डेट फंड में किया है उसका रिडम्पशन अभी इस साल में होगा, तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और 20% टैक्स भरना है या फ्लैट 12.5% टैक्स भरना है, वो जरा कंफ्यूजन था, तो उसके ऊपर एक क्लैरिटी चाहिए थी सर। तो अभी पीयूष जी अब उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है जैसे आपने स्वयं कहा तो अब वो आपका नॉर्मल जो स्लैब में जाएगा, स्लैब के हिसाब से ही टैक्सेबल होगा। आपको पता होगा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं, मुझे लगता है क्योंकि असल में हुआ क्या लक्ष्मण के इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स आई, पहले इंडेक्स से हटाया गया और फिर उसके बाद इसको कैपिटल गेन कैटेगरी से एक तरह से, तो वो कन्फ्यूजन लाजमी है। तो अब पीयूष जी इसको सीधा जब आप बेचेंगे तो आपके स्लैब में जाके ये सीधा जुड़ जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है पीयूष जी? कोई कंफ्यूजन था थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि स्लैब में जाएगा तो 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। जी, जैसे तो आप करते हैं जो 87A का रिबेट आप ले सकते हैं इस साल से। अच्छा, ले सकते हैं इस साल जी। तो अगर 2020 के पहले का भी या 2023 के पहले जो भी डेट म्यूचुअल फंड है वो अगर मैं रिडीम कर रहा हूँ तो जो इनकम आएगी वो मेरी स्लैब रेट में ऐड हो जाएगी और मुझे उसके ऊपर 87A का बेनिफिट भी मिल जाएगा, राइट? बिल्कुल आपने ठीक है। मेरे सीए ने अभी लास्ट ईयर थोड़ा बहुत मेरा रिडम्पशन हुआ था, उसने 12.5% टैक्स पकड़ के ले लिया है
अभी जो मार्च 25 की जो रिटर्न भरी है उसमें। जी जी जी, आपको वो पिछले साल का है, मैं आपको इस साल का बता रहा हूँ अब आगे से। अच्छा इस साल में अभी कैपिटल गेन में नहीं गिरा जाएगा, नॉर्मल जी, वो सीधा स्लैब में चला जाएगा जी। उसको बचाने का कोई तरीका? 23 के पहले का इन्वेस्टमेंट है, फिर भी सर 23 के बाद का तो क्लियर है मुझे जी। बिफोर 23 का जो इन्वेस्टमेंट है डेट म्यूचुअल फंड वो भी नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाएगा। हाँ, अब जो भी उसमें होगा वो नॉर्मल इनकम में जाएगा जी। अच्छा, 2023 से पहले को भी नॉर्मल इनकम माना जाएगा जी। तो वो मुझे लगता है कि उसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। पीयूष जी, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ तो नहीं, तो अगर वो है तो ठीक है, वेरी गुड सर, दैट विल बी हेल्पफुल टू ऑल द सीनियर सिटीजन। या इट विल बेनिफिट यू। चलिए, इससे आपको फायदा होगा। इसको बचाने का कोई तरीका है? बचाने के जो नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल इनकम में जब आ गया तो जो नॉर्मल इनकम बचाने के तरीकों का हम जिक्र करते रहते हैं समय समय पर, वो सब इस पे 87A का इन्होंने स्वयं बताया। 12 लाख तक का तो, क्योंकि ये रिटायर्ड हैं तो इनका तो 12 लाख रुपए अगर कहीं से पेंशन वगैरह नहीं आती है तो ये उसको उसमें कवर कर पाएंगे। इन्होंने, आपने ध्यान नहीं दिया जब ये बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक वेरी गुड शब्द का इस्तेमाल किया, उससे पता लग गया कि इनको समझ आ गया कि इस पर अब टैक्स मेरा बच जाएगा। इसमें टैक्स इनका बच जाएगा। तो इसमें अलग अलग तरीके हैं, जो इस तरीके को एक बार रिव्यू कर दें तो अच्छा है दर्शकों को, बाकी दर्शकों को। बिल्कुल 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 जी। अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं बचाने के? ऐसे नहीं, बचाने के तरीके देखिए, जो सेक्शन 87A का रिबेट आ रहा है। बाकी न्यू रेजीम में, ये हम न्यू रेजीम की बात करें, न्यू रेजीम में लक्ष्मण बचाने के तरीके धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए ओल्ड रेजीम में जाएंगे तो शायद बचाने के तरीके आए, पर न्यू रेजीम में पीयूष जी, पर देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, टैक्स पेयर खुश होने चाहिए। उन्होंने स्वयं ताड़ लिया कि अब ये 87A का रिबेट, तो बचाने का तरीका तो उन्होंने स्वयं ही ताड़ लिया। हालांकि ये होता है कई बार अलग अलग लोगों से सलाह लेते हैं तो कंफ्यूजन थोड़ा सा बन जाता है, तो वही कंफ्यूजन इनके अंदर था, वो शायद कंफ्यूजन नहीं। देखिए, मुझे एक अच्छी बात क्या दिख रही है कि टैक्स गुरु के दर्शक हैं, वो जागरूक है, उनको बेसिक प्रोविजंस पता होते हैं, वो सिर्फ उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन लेते हैं, तो उससे हमारा भी काम आसान हो जाता है, उनको समझने में भी आसान हो जाता है। बिल्कुल। और यही टैक्स गुरु की कोशिश भी होती है